वो हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर देखने को मिली है। वैसे तो निफ्टी 17,300 के लेवल के पार पहुंच गया था, लेकिन अब जो क्लोजिंग आ चुकी है फाइनल, अगर उस पर नजर डालें तो 170 अंक की मजबूती के साथ निफ्टी बंद हुआ, लेकिन 17,200 के नीचे की क्लोजिंग इस वक्त अब दिखाई दे रही है। सेंसेक्स में भी 1000 अंकों तक की तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां से भी थोड़ा नीचे आए और 680 अंकों की मजबूती के साथ सेंसेक्स क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आए मार्केट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो बाजार बंद होते होते जो गिरने वाले शेयर्स थे उनका जो तादाद थी वो काफी बढ़ गई थी। एक बार अब बीएसई स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर किस तरह का एक्शन था। तो अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एचसीएल टेक और एलएनटी जैसे स्टॉक्स आज करीब 2 से 4% की मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं कमजोरी अगर देखेंगे तो आखिरी में हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स से काफी दबाव देखने को मिला और रिलायंस ने भी दबाव बनाने का काम किया। टॉप लूजर था ओएनजीसी 1.5% नीचे, इसके बाद एमएनएम, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और रिलायंस में आज वीकनेस देखने को मिली। तो चलिए, ये तो था बीएसई एक्शन, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज दिन भर किस तरह का ट्रेड रहा बाजार में। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका, बताइए। देखिए, आज बाजार में जो आपको गैप अप मिला था उससे बाजार में हालांकि ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा चेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। आपने सस्टेन किया उन गेंस को। हालांकि लास्ट आवर में आपको थोड़े बहुत गेंस ऊपरी लेवल से रोड होते हुए देखे, लेकिन सेंटिमेंट बुलिश दिख रहा है, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन द फ्रंट ऑफ ग्लोबल क्यूज। विक्स कूल ऑफ हुई है तो ट्रेडर्स यहाँ से बुलिश बेट ज़्यादा ले रहे हैं, जो विक्स इंडिकेट कर रहा है। जो 2 सेक्टर्स जिन्होंने आज लीडरशिप ली वो क्लियरली पहला आईटी था पोस्ट द इन्फोसिस नंबर्स, और दूसरा जो सेक्टर था वो था बैंक्स एंड फाइनेंस। क्लियरली अब बड़े नंबर्स आने शुरू होने, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स वीकेंड पर आने हैं, तो वहां से आपको बड़े अपडेट्स हैं। और जिन बैंक्स के Q2 अपडेट अच्छा है जैसे फेडरल बैंक, और उसके बाद नंबर्स भी अच्छा है, वह उसके चलते आपने पूरे मिड टियर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग देखा, बड़े बैंक्स को, लार्ज कैप बैंक्स को, एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग बैंक्स को, तो हेवी वेट बैंक्स को आज स्ट्रॉन्ग देखा। तो लीडरशिप क्लियरली आपको आईटी और बैंक्स और फाइनेंस काउंटर्स में देखने को मिली। इस पूरे हफ्ते में हमने जो निफ्टी पर जो ट्रेड देखा, कुल मिलाकर वो लगभग वॉलेटाइल वीक रहा। आपने दोनों साइड के मूव्स देखे, इनफैक्ट आज रिकवरी देखी। 5 में से 3 सेशन तो निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन अब फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो निफ्टी पूरे हफ्ते के अगर गेंस को देखें तो लगभग 0.7% नीचे की तरफ देखा। और ये आप कमजोरी वाले सेक्टर्स भी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वीक की कमजोरी देखने को मिली वो आपको रियलिटी, मेटल, एनर्जी, मीडिया, इन स्पेसेस में देखने को मिली। आईटी ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड आज के दिन दिया। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स ने एडवांस किया 3 हफ्ते में, 3 वीक्स इन अ रो। आप जो 3 हफ्ते से कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, क्योंकि वहां सेलिंग हम पिछले 3 हफ्ते पहले ही देख रहे हैं कि वहां रुक गई थी, अब नंबर्स का इंतजार था। हालांकि टीसीएस के जब नंबर्स के साथ शुरुआत हुई तो वो बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। इन्फोसिस ने बायबैक का प्रोग्राम अनाउंस किया, वो एक्साइट नहीं हुआ, लेकिन जब इन्फोसिस के नंबर आए तो वहां से आपने देखें कि ट्रेड्स रिवर्स हुए और आज के टॉप गेनर में आपका काउंटर इन्फोसिस शामिल है, आईटी पैक शामिल है। दूसरे जो गेंस थे वो क्योंकि आज इस वीक में फार्मा स्पेस के लिए डिविस लैब जैसे काउंटर से एक प्रेशर क्रिएट हुआ, जब वहां के Q2 की म्यूटेड परफॉर्मेंस रहने के एंटिसिपेशन में शिपमेंट्स क्योंकि इतनी नहीं रही, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हिट हो सकता है, इस एंटिसिपेशन में फार्मा स्पेस पर हालांकि डिफेंसिव बेट होने के बावजूद भी क्लोजिंग शॉर्ट बेट्स बनी थी, लेकिन वहां पर भी आज आपको रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते में अगर सिर्फ आज गेंस को नलिफाई करना हो तो उसके बाद आपने लगभग 1.5% की डिक्लाइन आपने फार्मा स्पेस पे देखी। और सबसे कमजोर सेक्टर जो इस स्पेस में दिखा, इस सेक्टर दिखा पूरे हफ्ते में, वो था रियल एस्टेट स्पेस, जहां पर लगभग आप 4% का गेन भी देख रहे हैं, नुकसान भी देख रहे हैं इंडेक्स पर। जो सबसे ज्यादा गिरने वाले इस हफ्ते में इन्होंने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया, उसमें आईटी काउंटर में विप्रो, पोस्ट द नंबर्स शार्प रिएक्शन था, 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एसबीआई लाइफ ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और साथ ही आपको एनर्जी पैक में आज फिर से शॉर्ट्स बनते हुए दिखे, वहां पर नेगेटिव रिटर्न आए। क्रूड से डायरेक्टली वॉलेटाइल रहते हैं और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स ने आपको लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और ओएनजीसी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उन पर एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। वरुण बेवरेजेस बहुत ही फंड हाउसेस के रडार पे रहता है स्टॉक, पेप्सिको की गाइडेंस आई, उसके बाद भी आपने देखा कि यहाँ 10% का एक नेगेटिव रिटर्न हमने इस स्टॉक पर देखा। और कुछ स्टॉक जो बहुत अच्छी मूव दिखा चुके हैं वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखी, जैसे कि इंडियन होटल्स या फिर एस्कॉट्स कुबोटा। सो ये एक वीकली रैप था। अब जो एक्सपर्ट्स बेट्स ले रहे हैं यहाँ से वो बुलिश बेट्स बात कर रहे हैं। 17,300 17,400 की तेजी आप सोमवार को बात की जा रही है, अगर ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव रहते हैं तो।
बिल्कुल। तो ये पूरा मार्केट एक्शन आपके सामने रखा और आज की तेजी अगर अगले हफ्ते ग्लोबल फैक्टर्स और इस वीकेंड कुछ बड़ा डेवलपमेंट ना हुआ ग्लोबली तो अगले हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और उनसे भी समझते हैं कि अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी मार्केट के लिए करनी चाहिए। और बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया। रवि, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए अपना। गुड इवनिंग। क्या लग रहा है आपको आज का मार्केट में? तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली, लेकिन आज हमने देखा आखिरी कुछ घंटों में एक ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे की क्लोजिंग हमने देखी है। अब अगले हफ्ते जब सोमवार को हम खुलेंगे तो कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे मार्केट में? देखिए पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पूरे हफ्ते अगर एक बार ब्रॉडर रेंज समझी जाए तो निफ्टी की जो रेंज थी वो थी 17,260 और लोअर साइड पे थी 16,980 की। अब हुआ ये कि मार्केट जब कल क्लोज हुई तो वो 17,000 के ऊपर तो हुई, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई वो 17,260 के ऊपर ओपनिंग होने के बाद मार्केट में एक तेजी से अपट्रेंड देखने को मिला, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी 17,400 के पास का जो रेजिस्टेंस है वहां तक का एक अंदाजा था कि मार्केट वहां जाएगी, लेकिन सेलर्स हावी हुए। तो ओवरऑल अभी जो रेंज है, जो कि जिस हिसाब से 17,150 के ऊपर अभी भी मार्केट यहाँ पर क्लोज होने में कामयाब हो गया, पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप हो रहे हैं, रिजल्ट की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही, तो मुझे लगता है कि अगला वीक जो होगा उसमें 17,450 जो अब नया रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 17,450 का होगा। लोअर साइड पे 16,960 की जगह अब जो सपोर्ट होगा वो होगा 17,050 का। अब जो दायरा है वो बेस है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं अगर डेरिवेटिव डेटा की, तो जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिला है, फेडरल बैंक में देखने को मिला है, सीयूबी में देखने को मिला है, एलटीआई में देखने को मिला है और एमजीएल में, ये लॉन्ग बिल्डअप जिस हिसाब से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि आगे काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स स्पेसिफिक भी देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स में जो रणनीति है, मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर रहेगी, लेकिन नेक्स्ट टारगेट आपके 17,300 के और 350 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। तो ये तो राय मार्केट में हो गई, लेकिन रवि एक व्यू आपसे आईटी शेयरों पर भी लेना चाहेंगे। ये पूरे वीक हमने देखा आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ढेर सारे नतीजे आए लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के। ये जो नतीजे आए हैं, अब तक का एनालिसिस आपका क्या कह रहा है और अब आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए आईटी सेक्टर के लिए? देखिए पूजा जी, बेसिकली आईटी सेक्टर में एक बड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने को मिल चुका है और इसी वजह से अब जो नंबर्स आ रहे हैं उस पर रिएक्शन, प्राइस रिएक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको ऐसे, अगर मैं अंदाजा इसको ऐसे समझता हूं, टेक्निकल और यहाँ पर फंडामेंटल नंबर्स को मर्ज करता हूं, तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और जिसका कि आप एचसीएल के नतीजे देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए, बायबैक की बात चल रही, तो इनमें एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आईटी सेक्टर में करेक्शन होने के लिए काफी कम है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन आपकी नजर दिग्गज पर होनी चाहिए। मैंने जो मेरे हिसाब से जो लिस्टिंग बनती है उसमें लगता है कि इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस और विप्रो, अगर आप इनको इसी क्रम में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर जोड़ते हैं तो मुझे लगता है काफी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आज आईटी का रुझान अगले हफ्ते भी अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ ही रहेगा और ज्यादातर स्टॉक्स में आपको बेस बनता हुआ नजर आता है। जैसे इन्फोसिस की पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अब शायद 1420 और 1400 के जो लेवल है वो बेस बनते हुए नजर आ रहे हैं और अपसाइड में अगर देखते हैं तो 1560 ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ सकते हैं। सेम विद द एचसीएल, क्योंकि एचसीएल में भी आप देखिए 950 और 920 की रेंज से निकल करके अब वापस से 1000 के ऊपर आज क्लोज करने में कामयाब हो गया। तो मुझे लगता है कि एचसीएल अब अगले हफ्ते तक 1080 और 1080 और 1100 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आईटी सेक्टर काफी पॉजिटिव है और इसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इन स्तरों पर भी नजर रख सकते हैं। एचसीएल टेक भी अच्छा लग रहा है। बिग 4 आईटी कंपनियों पर नजर रखिए, इन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू आपको सुनवा देते हैं। और इक्विनिमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में बुरा दौर खत्म हो चुका है। ये कहना थोड़ा
मुश्किल है। यहाँ से भी बाजार और गिर सकता है और उनके मुताबिक भी आईटी सेक्टर पर पॉजिटिव नजरिया बना रहेगा। कॉन्फिडेंस से बोलना थोड़ा मुश्किल होगा कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस जैसे बोलते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हमारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं, एक थंब रूल है कि 6 महीना आगे चलते हैं। ये जो फ्यूचर में इन्फ्लेशन है या जो भी मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा मार्केट 6 महीने पहले ही डिस्काउंट कर देता है। तो अगर उस तरीके से नजरिए से अगर हम देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारे मार्केट ने सब वो जर्नी तय कर ली है ऑलरेडी। तो आई थिंक हमारा जो सोचना है इकोनॉमिटी में यही है कि मार्केट को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। हम लोगों को, इन्वेस्टर्स को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आई थिंक मार्केट एक ऐसे पड़ाव पर है कि यहाँ से जिसको स्टेबिलिटी बोलते हैं वो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रही है। यहाँ से ऊपर को उछलेगा, यहाँ से काफी सीरियस करेक्शन होता है। तो ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स है उसका जो फ्लो थ्रू है इकोनॉमी में, कंपनीज में, वैल्यूएशंस में, आई थिंक अब तक बाकी है। वो ये हुआ नहीं अच्छी तरह से, इंडिया में तो खासकर नहीं हुआ है। ऑपोजिट पुल्स काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि जो रूपी डेप्रिशिएट होता है वो रिजल्ट्स पब्लिश करने में काफी अच्छे नंबर्स दिखते हैं रुपीस में जब देखें तब। और सेकंड ये है कि जैसे कि इन्फोसिस और बाकी सब कंपनीज ने भी अपने कॉल्स पर कहा है कि रिटेल सेक्टर और थोड़े सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर जो यूएस में है और ग्लोबली जो है, उसमें उनके क्लाइंट्स में से थोड़ा बिजनेस की जो फ्लो है, जो बहाव है, वो थोड़ा स्लो हो गया है। तो ये दो चीजों को बैलेंस करना होगा। बट ओवरऑल हम हमेशा काफी समय से एक्चुअली आईटी सेक्टर पर पॉजिटिव रहे हैं और आई थिंक अगले कुछ क्वार्टर्स तक ये पॉजिटिव व्यू बना रहेगा। आईटी सेक्टर के वैल्यूएशंस भी बहुत ही स्ट्रेटोस्फेरिक नहीं हुए अब तक, बहुत ज्यादा नहीं चढ़े हैं। तो आईटी सेक्टर में तो पॉजिटिव व्यू बना रहेगा हम लोगों का। तो ये थे राजेश सहगल बाजार पर भी राय देते हुए। इस हफ्ते एक और चीज़ हुई, अगर ऑटो स्टॉक्स पर नज़र डालें तो टीवीएस मोटर में इस पूरे साल काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और बीते कुछ दिनों में तेज़ी ऐसी आई कि हीरो मोटोकॉर्प को भी पछाड़ दिया अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करें तो। हालांकि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प से अगर कंपेयर करें तो मार्केट शेयर के लिहाज से, सेल्स और बिक्री के लिहाज से वो अभी भी पीछे है, लेकिन आगे और भी काफ़ी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स की बात की जा रही है जिसमें कि टीवीएस मोटर्स के लिए एक अच्छे यहाँ पर शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, उनके नंबर्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इस बीच हमने देखा काफ़ी सारे अर्निंग अपग्रेड भी टीवीएस मोटर्स के लिए यहाँ पर देखने को मिले हैं। इस वजह से हमने देखा कि मार्केट कैप के लिहाज से भी टीवीएस मोटर्स आगे निकल गया। रवि, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? टीवीएस मोटर्स पूरे साल करीब 70% चला, वहीं दूसरे ऑटो स्टॉक्स को अगर देखेंगे, टू व्हीलर स्टॉक्स को अगर हम देखेंगे तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो ये इतना नहीं चले, इनफैक्ट इनमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और टीवीएस मोटर क्या, अगर टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो आपका भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है इस कंपनी पर? पूजा जी, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि लास्ट 6 मंथ से अगर किसी भी एनालिस्ट से पूछेंगे तो उसका पॉजिटिव व्यू ही बना हुआ है और अभी स्टॉक का मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू पॉजिटिव है। खासतौर से जब बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की तो आपको डेली चार्ट्स पे भी ये काफी अट्रैक्शन में दिखाई देता है और ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो आप देखेंगे तो जब एक बेस जो बना था वो 520 का बेस बना था और उसके बाद आज ये शेयर यहां पर देखते हैं तो लगभग डबल के बराबर है। और ओवरऑल अगर 520 की बात करें तो वो मार्च 2021 में देखने को मिला था और तब से अभी तक इस स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर जरूर देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा सिचुएशन को देखते हुए लोगों ने, जो ट्रेडर्स हैं वहां पे पोजीशन बुक कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, फंडामेंटल पॉइंट पे भी अगर जाते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को यहाँ पर अगर कंपैरिजन करते हैं, मंथली अगर कंपैरिजन करते हैं तो भी आपको इसके सेल्स नंबर्स और इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शॉर्ट पीरियड पे अगर देखते हैं तो ये स्टॉक एक बार 1150 और 1180, लॉन्गर टर्म पे अगर आप 6 महीने 8 महीने का व्यू देखते हैं तो 1250, जैसे ही मार्केट में रिवर्स अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो और तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपका अगर आप, और चूंकि आपने हीरो मोटोकॉर्प की बात की है तो मैं उसकी भी यहाँ पे अगर बात करूं तो दोनों में कंपैरिजन करने पे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि अगर आप इन दोनों में निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं तो 60% निवेश
निवेश आप करिए टीवीएस मोटर में और 40% निवेश करिए आप हीरो मोटोकॉर्प में, तो आपके पोर्टफोलियो भी हेज रहेगा, अच्छा रहेगा और आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। ऑलराइट, तो ये राय दोनों ही कंपनियों में आपको दे दी गई है। टीवीएस मोटर्स देखिए इस साल करीब करीब 70% से ज़्यादा चढ़ा है शेयर, और इस चार्ट के थ्रू हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से टीवीएस मोटर का मार्केट कैप जनवरी से लेकर अब तक बढ़ा है। वही हीरो मोटोकॉर्प का मामूली यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, और इस दोनों ही कंपनियों पर आपको फंडामेंटल व्यू भी बता दिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके सपनों की जिंदगी है बस एक निवेश दूर। अगर आपको घर खरीदना है तो मौजूदा समय बहुत अच्छा है, आपके पास सबसे कम ब्याज दरें हैं, फायदा उठा लेना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की ख्वाहिश, जो आपकी जायदाद है उसको आपको कैसे समझदारी से अपने बच्चों के बीच में बांटना चाहिए। आपको आर्थिक आत्मनिर्भरता और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम यूके के बाज़ारों की बात करें तो सीपीआई और पीपीआई डेटा का इम्पैक्ट हमें दिखेगा अक्टूबर 19 को, और रिटेल सेल्स का डेटा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रैक करने हैं, इसका इम्पैक्ट दिखेगा अक्टूबर 21 को। यूरोजोन की बात करें तो सीपीआई और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चाइना की बात करें तो जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और लोन प्राइम रेट्स पर हमारी होगी नज़र। जापान की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा मंडे को। इसके अलावा ट्रेड बैलेंस और सीपीआई का डेटा भी रिलीज होगा जापानीज मार्केट्स में। ग्लोबल अर्निंग्स पर फोकस करते हैं अब, और बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, नेटफ्लिक्स और टेस्ला जैसे दिग्गज कंपनी अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश करने वाले हैं, और इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। एनुअल मीटिंग होने वाली है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वीकेंड पर। ईयू की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है लक्समबर्ग में, और इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। अक्टूबर 17 को ये मीट होने वाली है। EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और यूरोपियन यूनियन लीडर्स की एक समिट होने वाली है ब्रसेल्स में अक्टूबर 20 से लेकर अक्टूबर 21 तक, तो इस पर भी ज़रूर फोकस करेगा। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज़, इवेंट्स और अर्निंग्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कल अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपकी तरफ से कुछ और निवेश के आइडियाज? जी बिल्कुल, अगले हफ्ते खासतौर से इस हफ्ते में अगर देखते हैं तो टॉप परफॉर्मिंग 2 स्टॉक्स रहे हैं, उनको अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करना चाहिए। पहला है फेडरल बैंक, जिसमें कि अभी भी यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है, और अप साइड में एक बार को मोमेंटम में जाता है तो 138 और 140 ये 2 टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो केयरफुली स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है IGL, खासतौर से गैस की प्राइसेस का इंपैक्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको 385 और 387 के रेट पे बाय कर सकते हैं। 398 398 रुपए तक का टारगेट है, और आप लोअर साइड पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 380 का। तो ये 2 स्टॉक्स है जो अगले हफ्ते के लिए आपको भी स्ट्रेटेजी में मुनाफा दे सकते हैं। ऑल राइट, तो ये स्टॉक्स हैं फेडरल बैंक, राइट। यहाँ पर आज नतीजे भी आए और करीब 5% ऊपर चढ़ाते ये स्टॉक, उसको आप अगले हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। कुछ और भी निवेश आइडियाज अभी रवि आपको बता रहे थे। थैंक यू सो मच रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तमाम खबरों पर, तमाम स्टॉक्स पर अपना एनालिसिस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।